धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और इसके अलावा कुछ विशेष खबरों से भी आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी एनके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। खबरें वैसे कभी पुरानी नहीं होती हैं और कुछ खबरें कई दिनों तक चलती हैं, तो ऐसे ही है बजट का मुद्दा। ये अलग बात है कि पूरी मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि ये दे दिया, वो दे दिया, 7 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है कि सरकार ने कहां कहां पर, किस किस विभाग में, किस किस महकमे में कितना बजट काट डाला है। आपने इसको लेकर अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है, उसको आज हमने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी शेयर किया है। आप क्या बताना चाहेंगे व्यूअर्स को सर बजट के बारे में? शेयर करने के लिए धन्यवाद। जहां तक बजट की बात है, बहुत चालाकी इन्होंने की है और मुख्य रूप से देख रहे हैं ये लोग कि दिल्ली में चुनाव होने वाला है 5 तारीख से और बिहार में अगला चुनाव है, तो इसलिए उसको मद्देनजर रखते हुए और यह भी नजर आ रहा था कि मिडिल क्लास इनसे बहुत खफा है, जिसका अंदाजा इनको लग गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में। और सब तिकड़म करने के बाद हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत गए हैं, लेकिन अब विद्रोह के जहां तक किसानों का है, मध्यम वर्गीय परिवारों का है, यह सब उठना शुरू हो गया है। तो देखिए किस तरह से इन्होंने चालाकी की। जो इन्होंने बजट किया, ठीक है, 7 से 12 लाख में हुआ, लोगों ने पढ़ा होगा, उस पर ना जाए हम, होगा तो मेरा वीडियो देख लें। हेल्थ में इन्होंने बजट को जो पहले होता था उसको भी घटाया। एजुकेशन में 1,25,000 करोड़ से घटा के 1,14 करोड़ किया। इस बीच में इन्फ्लेशन का इन्होंने नहीं जोड़ा, वो कर दे तो मान ले कि 1 लाख कर दिया। उसी तरह से इन्होंने हर चीज में किया है, चाहे एग्रीकल्चर हो उसमें 1,51,000 से घटा के 1,40,000 कर दिया है। सोशल बजट जिसको कहते हैं, सोशल वेलफेयर, 56,000 करोड़ से 44,000 कर दिया। उसी तरह से ग्रामीण विकास में, शहरी विकास में, नॉर्थ ईस्ट में, हेल्थ और शिक्षण के बारे में बोल ही दिया। बिहार के बारे में 2 लाइन यह कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब बिहार के उस समय जब चुनाव होने की बात हुई थी तो ये आरा में गए थे प्रधानमंत्री, तुमको 50 करोड़ दे दूं, 80 करोड़ दे दूं, करते करते 125 करोड़ देने की बात की गई थी। 1.25 9 करोड़ वर्ष है, 1.25 करोड़ 1.25 लाख करोड़ जी, 1.25 लाख करोड़। अब 9 वर्ष के बाद जो इन्होंने दिया है वह जो है, अब कुल मिला के जो इन्होंने कहा है उसमें करीब अधिक से अधिक 70 से 80 लाख करोड़ होगा, 70 से 80 हजार करोड़ होगा। 1 लाख करोड़ भी भूल जाइए नहीं है। और वह क्या इन्होंने दिया है, वह दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे है उनके लिए कुछ काम किया जाएगा। वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो पटना में है उसको बढ़ाया जाएगा। मखाना का कोई ना कोई वो किया जाएगा ताकि बोर्ड मखाना का बोर्ड बना एक्सपोर्ट देंगे, मखाना किसानों के लिए बोर्ड बना देंगे। वो बनाया जाएगा। यानी कुल मिला के धूर्तता की गई है बिहारियों के साथ, अन्य लोगों के साथ। हालांकि बिहार के जेडीयू चूंकि इन्हीं के बल पर चल रहे हैं, इसलिए मजबूरी में कह रहे हैं कि देखिए बहुत बिहार के लिए बहुत ध्यान रखा गया है, बिहार का बहुत विकास होगा। कुल मिला के जो भारत की अर्थव्यवस्था जो घटती जा रही है, इन्हीं के आंकड़ों से पता चला है कि अभी जो मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग, अपर मध्यम वर्ग जो है उसका तो आय बढ़ा है, उसका आय 2014-15 में होता था उससे भी घट गया है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण और मोनोपोली प्राइसिंग के कारण। और उसका कोई भी इसमें चर्चा नहीं है। 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन डॉलर की बात की कोई चर्चा नहीं की गई है। लोग जो बेघर हैं और बेरोजगार, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। यह शुद्ध रूप से मक्कारी भरी एक बजट है और पूरे मीडिया में हर जगह हर प्रचार में किया जा रहा है कि देखो हमने इतना दे दिया है। जी, आपने जो आखिरी लाइन बोली ना, मैं उसी पे अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जो मक्कारी इन लोगों ने की बजट के दौरान, उसको बताने की जो जिम्मेदारी मीडिया की है, शायद वो अब इस देश में खत्म हो चुकी है। हम उस पर बात ही ना करें तो ज्यादा बढ़िया हो गया, क्योंकि कुंभ में लोग मरे, मीडिया वालों को धक्के दिए जा रहे हैं। पहले टीवी 9 का पत्रकार पिटा, पुलिस वालों ने धक्का दिया, कल एबीपी न्यूज का पत्रकार पिटा, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही है। कम से कम महाकुंभ का ही सच बता देते, क्योंकि हिंदुओं को वहां दफना दिया ऐसे ही जिंदा।
मतलब उनका अंतिम संस्कार जी। भी नहीं किया, उनको गंगा किनारे ऐसे ही दफना दिया, दबा दिया उनको। सच सामने कैसे आएगा, जनता तक कैसे पहुंचेगा सच? अब जनता के लिए एक तो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, और दूसरी तरफ जो अभी वामपंथी अपने आप को कहते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं, एकजुट हो, वो एक खंड खंड बना के कोई 25, कोई 50, कोई 200 लोगों को लेकर अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस में घुस रहे हैं। यानी जिस विकल्प की राजनीति की बात करते हैं उनको ध्वस्त कर दिया। ये जी। किसानों से भी नहीं सीख रहे हैं, ड्राइवरों ने जो आंदोलन किया उससे भी नहीं सीख रहे हैं, ट्रेड यूनियन और बहुत सारे नए पेंशन के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनसे भी नहीं सीख रहे हैं, उनके साथ भी नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये जनता के पीछे हैं। लेनिन ने साफ कहा था कि तुम जनता से बहुत आगे भले ही ना हो, लेकिन जनता से पीछे हो तो तुम कहीं से भी क्रांतिकारी नहीं हो, कम से कम उनके साथ तो रहो। जी। बिल्कुल। अब इसी बजट की बात हो रही है तो एक खबर ये छपी है कि जिस मालदीव से हमारी जो है तनातनी चल रही थी, उसको हमने 400 करोड़ की जगह 600 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। बांग्लादेश को भी हम ज्यादा पैसे देने जा रहे हैं। तो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। वैसे देखिए तो बीबीसी का मैंने वो हिंदी में ही आया था, वो मैंने पढ़ा, एक तरह से एनालिसिस था उनका, कि जिस तरह के हंगामे हो रहा है, और अंततः या तो हमारी बात इन लोगों ने सुन ली या इनको अकल आई है कि बांग्लादेश पर नरमी बरता जाए, और जितनी भी कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस और उनकी पार्टी के लोग, और अपने लोगों को ये समझाने में असमर्थ हो रहे हैं कि भाई जो क्रांति हुआ था तथाकथित वो खत्म हो चुका, भी खत्म हो गया, वह हम्म। तमाशा खत्म हो गया। जिस चुनाव की बात कर रहे थे उसमें टाल मटोल कर रहे हैं, और आंखें दिखा रहे हैं भारत को, तो भारत आंखें काउंटर ना दिखाए, वापसी ना करे, चुपचाप खामोशी से उनको देखे। जहां तक बॉर्डर की बात है, वो जो झड़पें हो रही है उनसे दूर रहे, छोटी मोटी बातों को लेकर कोई रिएक्शन ही ना दे। और ये काम भारत सरकार लगता है कभी हाल फिलहाल में कर रही है, जो कि एक तरह से सही है। बांग्लादेशवासी के जनता जो है सो खुद अपनी समस्या समझे, और उनको लगे कि किस तरह से उनको धोखा हुआ है, और इसलिए थोड़ा सा यदि बजट बढ़ा दिया तो ऐसा नहीं कि भारत ने बहुत बड़ा कुछ आसान कर दिया, वो तो वापस लेंगे ही लेंगे, किसी न हम्म। किसी तरीके से वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन मैं कहूंगा कि यह एक तकरीबन अच्छी नीति है बांग्लादेश के प्रति। जी। चलिए अगली खबर है नेपाल से। यहाँ पे जुआ का एक अड्डा पकड़ा गया है, 10 भारतीय वहां से गिरफ्तार हुए हैं। क्या कहानी है सर? जहाँ तक मुझे याद है 2003 के आसपास में मैं गया था नेपाल में, तो वहाँ हर जगह ये जुए का चीज चलता था। हालांकि मैं उसके अंदर नहीं गया, मैं परिवार के साथ था, और ना हम्म। हमारे पास इतना पैसा था कि हम जाकर जुए खेलें और बर्बाद तो तो लेकिन अब वहां पे कहते हैं कि ये लोग ऑनलाइन खेल रहे थे, 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 10 भारतीय हैं। नाम से सही लगता है कि मतलब अच्छे खासे लोग होंगे, या काम धाम नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो चलो वहीं से पैसे कमाते हैं। अब हम्म। लगता है कि नई सरकार ने शायद जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, मुझे विस्तार में नहीं मालूम है, हम्म। लेकिन यह एक तरह से तोड़ा गया है। इसका मतलब यह है कि एक छोटा सा हिस्सा होगा जिसको इन्होंने रोकने की कोशिश की है। अब नेपाल जो है, प्रोडक्शन तो कोई खास कोई चीज है नहीं वहां पे, जी। इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं रहा है, और इसी आधार पर ना ही उनके पास तेल का कुआं है, ना ही हम्म। हीरे जवाहरात या कोई अंदर में कुछ लिथियम वगैरह का कोई खजाना मिला है, तो मजबूरी में ये सब काम कर रहे हैं। जी। चलिए आपने लिथियम का जिक्र किया, हीरे जवाहरात सोना चांदी का जिक्र किया, तो अफगानिस्तान में तो बहुत है और तालिबान इसको पाने के लिए थोड़ा पगला रहा है, खूब पैसे बर्बाद कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट छप रही है। तालिबान अब कहता है कि हमारा देश अब स्थायित्व प्राप्त कर चुका है, पीसफुल है, इसलिए हमारे खजाने जो हैं, खासकर नॉर्थ अफगानिस्तान में पहाड़ियों के अंदर में लिथियम का बहुत बड़ा खजाना है। और कहते हैं कि सोना हीरा जवाहरात या ये सब चीज़ें जो है, एमराल्ड्स वगैरह है, उस सब के बहुत बड़े खजाने यदि निकाला जाए तो 1 ट्रिलियन यानी 1 खरब यूएस डॉलर के बराबर होगा, उसको निकालना चाहिए। मेरी जहां तक जानकारी थी, लिथियम की आपने बात की, वह 3 ट्रिलियन के बराबर है वहां पे, और निकालना है, जिसके कारण चीन वहां कर रहा है। तो अब ये लोग खुद कहते हैं कि ना हमारे पास एक्सपर्टीज है, ना हमारे पास तकनीकी है, ना हमारे पास नॉलेज है कि हम निकाल पाए, इसलिए हम विदेशी कंपनियों को ही बुला रहे हैं। हालांकि विदेशी हम्म। कंपनी आने में डरेंगी, अंदर की भी 100 कंपनियां हैं, लेकिन ये लोग नॉर्मल तरीके से गड्ढे खोद के काम कर रहे हैं। वो जो जेसी टावर या क्या क्या होता है जो घर बनाने का काम मातूसीस कर रहे हैं, तो उसमें तो वर्षों ना लगे तो महीनों लग जाएंगे। चीन की हम्म। कंपनियां नेचुरली सबसे आगे हैं, वो आगे बढ़ी हुई है। हम्म। और इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी देश का विकास, चाहे वो समाजवादी हो या गैर समाजवादी हो, तब तक संभव नहीं है जब खुद की वहां की टेक्नोलॉजी, खुद के स्किल्ड वर्कर्स और खुद के हम्म। सामान ना लगाए जाए।
और तालिबान जिस आधार पे देश को रूल कर रहा है उसमें तकनीकी की आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। 50% औरतों को तो ऐसे ही उसने बंद कर दिया है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब पढ़ोगे लिखोगे तभी तो कुछ आगे बढ़ोगे। वो तो छोड़ ही चुके हो और कहीं अड़कर खड़े हो गए हो और हिल भी नहीं रहे हो वहां से। कुछ मानने को तैयार। वो कहते हैं ना, देसी कहावत है कि मुर्गे की एक टांग पकड़ ली। अब लोग खूब समझाएं कि दो टांग होती हैं, कि नहीं जी एक ही होती है। अगली खबर है घाना से। यहाँ की संसद में क्या हो गया कि यहाँ के सांसद कुर्सियां चलाने लगे। दिसंबर में तो चुनाव हुआ था यहाँ पे अभी, और अब जाके नए मंत्री का चुनाव होने वाला था। और वहां भी तकरीबन अमेरिका की तरह है कि जब उस पे होगा तो सीनेट या सांसद जो है सब उस पे चर्चा करेंगे, किसको मंत्री बनाया जाए किसको ना बनाया जाए। तो जो रूलिंग पार्टी के थे 3 बंदों को मंत्री बनाना था, उसमें एक पर ही इन्होंने 5 घंटे चर्चा लगा दिए और बहुत सारे आरोप लगाए। विपक्ष वालों ने कहा कि इसको निकालो, और इससे नाराज हो गए दोनों तरफ। गहमा गहमी हुई, बहस हुआ, एक दूसरे पे कुर्सियां पटकी, माइक्रोफोन तोड़ दिया और एक दूसरे पर लात जूते भी किए। तो लगता है कि भारत का जो पहले का जो पार्लियामेंट होता था, हाल फिलहाल में भी कई बार होता है, वो स्थिति वहां फिर से लागू हो गया है। जी चलिए अच्छी बात है। वैसे ये जितने बड़े लोग दिखाई देते हैं कि देश का नेतृत्व करने वाले हैं, ये उतने ही परले दर्जे के पाए जाते हैं जब ये अपनी उस पर आ जाते हैं। सब जगह देशों में दिखता भी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है रूस से। रूस को जो है उस विश्व में नहीं बुलाया गया और इसको लेकर पुतिन ने कहा कि बहुत ही शर्मनाक घटना है। तो ऐसा क्या जुड़ा हुआ है उस विश्व से रूस का, जिसको लेकर पुतिन इतने खफा हो रहे हैं। ऑस्विच वो जगह है जिसमें हिटलर ने गैस चैम्बर बनाया था और यहूदियों को या अपने विरोधियों को उसमें ले जाके उसमें जहरीले गैस से उनको मारता था और हजारों लोगों को मारा उसमें। और जब सोवियत सेना अंततः पहुंची वहां पे पोलैंड में 27 जनवरी 1945 में, यानी युद्ध तकरीबन समाप्ति की ओर था उस समय, और जो भी बचे खुचे लोग थे उसमें बचाया। उसके बाद से ये लोग हमेशा वहां पे हर साल वहां पे उसको याद करते हैं कि किस तरह की घटनाएं थी, और बताने की कोशिश करते हैं कि फिर से नाजीवाद या फांसीवाद को रोकना चाहिए उसमें। और इसमें सोवियत रशिया का कहें तो रूस की तरफ से और बहुत सारे लोग हमेशा आते रहते हैं। और रूस को छोड़कर 56 सर्वाइवर जो अभी उस समय के बचे हुए हैं वो आए थे, लेकिन जो रूस के लोग थे इनको नहीं बुलाया गया। रूसी लोगों को और रूसी नेताओं को नहीं बुलाया गया, यहां तक कि उसमें जेलेंस्की तक आया। और नेतान्याहू का तो खैर नहीं होना था। इसके रूस के नेताओं का, पुतिन का ये कहना है कि जिसको तुम बुला रहे हो, ये वहां के नाजी डेथ कैंप में जो उसको साथ देते थे, स्टेपन बांदरा, वह समझ ली इस तरह से कि जैसे हमारे यहाँ के सावरकर या गोडसे होता था उस तरह का चीज था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ये लोग अंडरग्राउंड इन्होंने एक रेसिस्टेंस फोर्स बनाया था यूक्रेनियन फोर्सेस का। और जब जर्मन सैनिक पहुंचे तो उनके साथ मिलके पोलैंड और रूसी को और वहां के लोगों को जो कि नाजी का विरोध कर रहे थे उसको मारा। मारा ही नहीं, बुरी तरह से प्रताड़ित करके मारा। और जी उसको इन लोगों ने अभी जेलेंस्की के पहले का जो राष्ट्रपति था उसको नेशनल हीरो घोषित कर दिया 2000 करीब 10 के आसपास में। जी और उसके पक्ष में लेने वाले जेलेंस्की को बुलाया गया। इसी पे रूसी प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि भाई ये कितनी शर्मनाक बात है कि जो उसके साथ थे, जो नाजीज के साथ थे, जो हम्म उनको मारने के पक्ष में थे, जनसंहार के पक्ष में, उनको आप बुला रहे हैं। हमने जो उसको विरोध किया, जो मुक्ति करवाई, उसको नहीं बुलाया। तो इस मामले में मैं पुतिन के साथ हूं, वो सही कह रहे हैं। ऐसा इतिहास तो को हमारे बदल। देश में भी जी ऐसा तो हमारे देश में भी हो रहा है। जो अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, वहां सत्ता में बैठकर सबसे बड़े देशभक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनको मिटाने पर तुले हुए हैं। खैर, रूस की तरफ ही चलते हैं। कुर्स्क में एक स्कूल पर हमला हुआ है। रूस कह रहा है यूक्रेन ने किया, यूक्रेन कह रहा है रूस ने किया। किसने किया सर। देखिए, यूक्रेन की हार हो रही है और ट्रंप के आने के बाद से यूक्रेन में एक बेचैनी सी है। जेलेंस्की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ अमेरिका से दूसरा सबसे बड़ा, अभी हम आईडीएफ यानी इसराइल को छोड़ दें तो दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी देश यूके है। अंदर से ही उसका MI6 और उसके जो भी उसके इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, और खासकर नेटो, जो अभी नेटो का पुराना चीफ हो या अभी नया वाला सेक्रेटरी जनरल हो, रुट्टे, ये सब कहीं ना कहीं से इसको भड़का के इस तरह के काम कर रहे हैं ताकि रूस को भड़काया जाए और रूस को मजबूर किया जाए
कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ अग्रसर हो ताकि अमेरिका को भी उसमें लपेटा जाए, जो अमेरिका नहीं चाहता। और इसलिए करके इन्होंने इस तरह स्कूल पे कुर्स्क में ये 3 जिला में मुख्य रूप से घुसे हुए थे, 2 जिला से हार चुके हैं। अब केवल एक सुटजा बचा हुआ है, यानी कुल मिलाकर 25% एरिया बचा हुआ, ईस्ट में भी हार ही रहे हैं। तो इन्होंने 4 मिसाइल मारे थे, MLRS में मिसाइल मारे थे स्कूल में। और इसके पहले भी पता चला है कि कुर्स्क एरिया में जहां जहां रूसी सैनिक वापस आ गए हैं, वहां पे जी डेड बॉडी सैकड़ों में मिले हैं, जिनके साफ देखने से लगता है कि प्रताड़ना किया गया है, मारा गया है, उसके बाद उनकी हत्या की गई है। और ये सब दिखाने से बचाने के लिए यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने मारा, अपने लोगों को खुद मारा, हमें बदनाम करने के लिए। इसमें जितने बांदे राइट्स हैं, यानी जेलेंस्की वाले हैं, न्यू नाजीज हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और वह भी जनसंहार में शामिल हो रहे हैं। जी। यूट्यूब क्यों बंद किया जा रहा है रूस में सर? यूट्यूब को डायरेक्टली नहीं बंद किया है रूस ने, लेकिन वो शैडो बैन करते उस तरह से किया गया है। पहले यूट्यूब खुलने में बड़ा धीमे गति से चलता था, अब 60 से 70% लोगों का यूट्यूब बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो यूट्यूब में पूरी की पूरी तरह से दुष्प्रचार था रूस के खिलाफ, और जो भी रूस के अगेंस्ट में था उसको ये पूरा दिखाते थे, और यूक्रेन के अगेंस्ट होता था उसको बैन कर देते थे। जैसे मैं कुछ लिखता हूं उसको बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी शैडो बैन किया हुआ है। इसलिए रूसी अधिकारियों ने गुस्सा में आके ये कदम लिया है। ठीक किया, ठीक किया, बिल्कुल। इसराइल के खिलाफ कुछ लिखिए, 2 मिनट में फेसबुक आपको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ट्विटर भी आपके खिलाफ एक्शन ले लेता है, लेकिन वो कितना भी गंद फैलाने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। खैर, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं। पहले अमेरिकी जो राष्ट्रगान है उसका मजाक उड़ाया, उसी के साथ जो है अमेरिकी वस्तुओं का बाइकाट किया। ऐसी तस्वीरें सामने आई कि अमेरिकी शराब की बोतलें जो कनाडा के दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों से निकाल रहे हैं। साथ ही अमेरिका की वस्तुओं पर टैरिफ भी लगा दिया। लेकिन फिर भी ट्रंप कह रहा है कि भैया 51वां राज्य बनाकर ही छोड़ूंगा कनाडा को अपना। और कह ये रहे हैं ट्रम्प कि हमारे आने से जो हम लोग, एक तो अमेरिका इतना भारी सब्सिडी दे रहा है, यानी मुफ्त में कनाडा को पैसे दे रहा है, हालांकि झूठ है। एनीवे, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर क्या, कनाडा के विपक्ष के भी नेता ये बात बोल रहे हैं कि बातें झूठ है, और अपने तरफ से भी टैरिफ लगाया हुआ है। और वहां पे एक तरह से मतदान भी किया गया। 80% से अधिक कनाडियन ने कहा कि नहीं, हम अमेरिका के साथ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन कुछ वैसे विस्थापित जो अमेरिका से यहाँ पे आए हुए हैं, या कुछ न कुछ वैसे लोग जो प्रो अमेरिकन है, 7-8% करे जाएंगे, और बाकी 4-5% करे कि हमको इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे एक चीज और बता दूं कि क्यूबेक नाम है, एक प्रोविंस है नॉर्थ कनाडा में, फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रांस से जो लोग आए थे वो लोग हैं। और वहां पे कभी आज से करीब 15-20 वर्ष पहले वहां पे चुनाव हुआ था कि क्यूबेक को क्या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए। हालांकि वो लोग थोड़े से हार गए थे, 49% पक्ष में आया था और 51% ने कहा था नहीं, हम कनाडा के साथ ही रहेंगे। तो कनाडा के साथ है। हालांकि विपक्षियों का ये कहना है कि उसमें कुछ चालाकी की गई थी, 50 के आस% चला था, लास्ट में 1% इन्होंने कुछ इधर उधर कर दिया। तो जहां पूरी दुनिया इस तरह बढ़ रहा है, सुडान को आपने सुडान और साउथ सुडान में बदला, वहीं उसी तरह से स्कॉटलैंड में भी चुनाव हुआ था। हालांकि वो 5% से हारे थे, बहुत ज्यादा से हारे थे, मतलब केवल 45% स्वतंत्र होना चाहिए था। वो वहां पर जबरदस्ती आप पूरे कनाडा को अपने अंदर करना चाहते हैं और कहते हैं कि लोगों को सुविधाएं मिलेगी, वहां स्वतंत्रता मिलेगी। अपने यहाँ स्वतंत्रता खत्म कर रहे हैं और सैन्य सुरक्षा मिलेगी। कौन सी सैन्य सुरक्षा, कौन सी खतरा है कनाडा को? कनाडा को सबसे बड़ा खतरा तो खुद अमेरिका से हो गया है। तो यह पूरी बदमाशी है। और कनाडा के लोगों का जो अब आंदोलन शुरू खड़ा हुआ है कि सारे अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार करो, उनके राष्ट्रीय गान का मजाक बना दो। हालांकि इतना ही से नहीं होगा, उनको पूरी ताकत के साथ, और अभी भी उनको सोचना चाहिए कि कनाडा जो है अभी तक प्रो यूक्रेनियन, और वहां के जितने भी बंदराइट्स उनको, और उस समय के जो उन्होंने मारा था, उनको भी एक खड़े होकर उसको स्वागत कर रहे हैं उनके प्रधानमंत्री। इससे मुक्ति हुए, एक तरफ अमेरिकी चाल में फंस रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। सारा का सारा जो है पिच वो ही तैयार कर रहे हैं और उसी पर ये लोग खेलते हुए दिख रहे हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं चीन, कनाडा और मैक्सिको, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, वो एक अपराध है। अपराध हो कुछ भी हो, हमने देख लिया है कि ICJ का क्या हश्र हुआ। हमने देख लिया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या हश्र हुआ है। WTO कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि वह बिल्कुल अमेरिकी उसमें है।
कल ही या परसों जब हमने बात की थी तो ये भी देखा था कि नेटो भी चुपचाप मानने को तैयार है कि ग्रीनलैंड पे अमेरिका का कब्जा हो जाए। बिल्कुल यहां तक बिल्कुल। वो झुक चुका है, बल्कि पुतिन ने इस पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि बहुत समय नहीं है जबकि ये पाश्चात्य देश के, ये तथाकथित स्वतंत्र देश के जितने राजनयिक हैं, उदाहरण उन्होंने नहीं दिया लेकिन मतलब था फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह वगैरह, ये लोग ट्रंप के सामने जाएंगे और बड़ी प्यार से धीमे धीमे अपनी पूंछ हिलाएंगे। तो यह बात सही उन्होंने कहा, डब्ल्यूटीओ कुछ नहीं कर पाएगा हालांकि ये लोग जाएं। कोशिश इनकी ये होनी चाहिए कि अमेरिका के खिलाफ जो एंटी इंपेरियलिस्ट फ्रंट दुनिया में हर जगह बन रहे हैं, जिसका नेतृत्व कहीं ना कहीं से रशिया भी कर रहा है, उसके साथ ये लोग जुड़े, नहीं तो और कोई उपाय नहीं है। जी। पनामा पहुंच गया है अमेरिका का विदेश मंत्री मार्क रूबियो, और वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की। राष्ट्रपति कह रहे हैं पनामा नहर को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन ये कह रहा है कि हमने कहा कि चीन से खबरदार रहो, अब उसके ज्यादा बंदरगाह, ज्यादा पोर्ट यहाँ पे मत बनाओ, उसके बीआरआई से बाहर हो जाओ। इन्होंने 2 घंटे बात की, वापस निकले हैं तो कनाडा का जो राष्ट्रपति था उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं नजर आई। और पनामा का तो राष्ट्रपति। जी, रूबियो हम्म तो हंस रहा था, ये तो बड़ा हम्म खुश था, इसने बहुत धमकी दी होगी सीधे सीधे, इसमें संदेह नहीं है। हम्म और दादा बना हुआ है इसकी। देखिए ताकत यही है कि चूंकि इसके पीछे अमेरिकी इंपेरियलिज्म है, वहां का साम्राज्यवाद है, नहीं तो इसकी कोई औकात नहीं बनती है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को धमका दे। और जाके कहता है कि जोस रॉल इनका नाम है, और जाके इनको कहता है कि जो चीन वहां पे बंदरगाह बना रहा है उससे दूर करो चीन को। यानी खुलेआम हम्म धमकी है। जिस तरह से उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया अमेरिका ने, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो रूस से जर्मनी जा रहा था नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2, और तेल का भारी मात्रा जाता तो उसको तोड़ दिया। यह सारा का सारा युद्ध जो है, समझें कि यह व्यापार का ऊपरी चरण है। जब बातचीत से नहीं होता है, सिंपल मोनोपोली से नहीं होता है, तो युद्ध का रूप लेता है। हम्म और वही युद्ध हमें नजर आ रहा है, और वही चीज अब यहां पे करना चाहते हैं कि भाई ये बंदरगाह उसके पक्ष में कैसे नहीं जा रहा है। और यह कह रहे हैं कि चीन हमारे देश के पास इतना करीब पनामा तक कैसे पहुंच रहा है। इनका खुद नेटो रूस के नाक के नीचे तक पहुंच रहा था, तो इनको नजर नहीं आ रहा था 2014 के बाद से, ठीक जिसका है। युद्ध में बदल गया 2022 में। जी। पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपने यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स को क्यों बंद कर दिया, और साथ ही एक रिपोर्ट छपी है वाशिंगटन पोस्ट में, जिसमें बताया गया कि मस्क ने ट्रंप के चुनाव में $288 मिलियन खर्च किए हैं सर। दिया होगा, क्योंकि ये लोग वहां का जो इलेक्शन का डिपार्टमेंट है जिसमें बताना पड़ता है कि इसको कितना दिया, वैसे ही जैसे भारत में है, तो उसके हिसाब से यदि ये दे रहे हैं वॉशिंगटन पोस्ट, तो यह बात सही होगा कि 228 मिलियन डॉलर दिया है। और इसीलिए वहां के लोग कहते हैं कि बिना चुने हुए सेकंड राष्ट्रपति जो है वह एलॉन मस्क है वहां के, बाइडेन के साथ साथ। यह नजर भी आता है कि किस तरह से उसमें घुले मिले हैं। जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बात है, यह स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं ट्रंप। कनाडा के लोगों को खुद अपने यहाँ, जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ दूसरे भी 2-3 हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है। पॉलिटिको जैसे है, जो कि एक तरह से माना जाता है कि स्वतंत्र वहां का एक न्यूज चैनल है, उसको भी बंद कर दिया। अब ला रहे हैं नए, हफ पोस्ट है, न्यूयॉर्क पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने न्यूयॉर्क पोस्ट, जो प्रो ट्रंप है, उनको अब जगह देंगे वहां काम करने के लिए। कोई उपाय नहीं है, तो वहां से यदि हटा रहे हैं तो इनका मतलब इनका ऑफिस भी गया, इनका जो इनका पैसे कमाने का जो जरिया था वो भी गया। मजबूरन इनको रास्ता अपनाना पड़ेगा ताकि ट्रंप का विरोध ना करे, यानी वहां का जो भी मीडिया है उसको खत्म किया जा रहा है। जी। चलिए अब रुक करते हैं गाजा, सीरिया और ईरान से जुड़ी खबरों का, और पहला जो अपडेट है वो है सीरिया के नवनियुक्त राष्ट्रपति अहमद अल शारा से जुड़ा हुआ। वो अपनी पहली विदेश यात्रा के दौरान सऊदी अरब पहुंच गए हैं। उनका विदेश मंत्री भी पहली यात्रा के दौरान सऊदी अरब ही पहुंचा था। ये चल क्या रहा है सर? ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण इस रूप में है कि सऊदी अरबिया का, जिसका महत्व खत्म हो गया था गाजा युद्ध के दौरान, चूंकि ईरान महत्वपूर्ण रूप से सामने आया था, लेकिन अब सीरिया में सत्ता पलट के बाद से फिर से वो अपनी वह सत्ता दिखाना चाहता है, और दिखाना चाहता है कि वहां का वह रीजनल पावर है। और खासकर एमबीएस, जिसको किसी न किसी वक्त 3-4 वर्ष पहले उसको बहिष्कार किया जा रहा था, वह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हमसे आए। और सीरिया का भी जो नया तथाकथित बिना चुने हुए राष्ट्रपति बना है, वह भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भैया अब हम विदेशों में जाने लगे हैं। बहुत हम्म टाई शाई पहन के बड़े ढंग से, एक आतंकवादी नेता जो कि अमेरिकी चाटुकार था, और अब इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो यह एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज बनता है वहां पे। वैसे हम ही बता दें, हमने जो 2 दिन पहले बातें की थी
कि यहाँ पे वो पहुंचा था अमेरिकी दूत बिल क्लिंटन। बिल बिल क्लिंटन तो पहुंचे ही थे, वो तो कोई भाषण भूषण देने के लिए पहुंचे थे। और हम्म। यहाँ पे ये ट्रंप के स्पेशल एनवॉय जो पहुंचे थे वहां करवाने के लिए, तो हम्म। इनकी बातचीत हुई थी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लीडर से भी। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का ये न्यूज में आया, हर जगह नहीं आया है, यह जानना चाहिए हमें। इन्होंने अमेरिका को, सऊदी अरेबिया में यह चीज बताया कि यदि हमें मौका दिया जाए तो हम हमास से भी संघर्ष करने को तैयार है और गाजा हमारे अधीन कर दिया जाए। इस अरे पे बाप रे। चर्चा चल रही है। जी। वाह वाह, बहुत खतरनाक इरादे हैं इन लोगों के। नेतन्याहू अमेरिका के लिए रवाना हो चुका है, और वहीं खबर यह भी आई है कि मॉस्को में हमास का वेलकम किया जा रहा है। दो बड़ी शक्तियां पूरी दुनिया की, और दोनों, एक इजराइल को एंटरटेन कर रही है, एक हमास को एंटरटेन कर रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हमास को एंटरटेन करना जो भी उसकी हालत है, खासकर जो अभी युद्ध बंदियों के जो अदला बदली हो रही है, उसमें हमास का महत्व अचानक फिर से बहुत बढ़ गया है। वह पूरे विश्व में छा गया क्योंकि उसके सैनिक भी बड़े सज धज के आए हैं। ऑफ कोर्स मास्क लगा के आए थे सुरक्षा के कारणों से। और जिस तरह से उन्होंने हैंड ओवर किया है गिफ्ट के साथ, 3 गिफ्ट के साथ, और लड़कियों को छोड़ा है, पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित नजर आ रही है। वह प्रशंसनीय काम उन्होंने किया उस हालात में जब उनका एक एक बिल्डिंग को गिरा दिया है आईडीएफ ने। और वहां पे इनका साथ देना, फिर से ईरान का शांतिपूर्वक अपनी तैयारी करना, पता नहीं वहां के राष्ट्रपति और वहां के जो रिलीजियस लीडर के बीच में क्या खटपट है वो अलग की बात है, लेकिन वह चीजें चल रही है। और वहां पे साथ देना, रूस को फिर से कोशिश करना कि इनको हम खड़ा करें, यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और पूरे विश्व में यदि मल्टीपोलर करें तो एक तरफ तो अमेरिका ही है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना सही मायने में मल्टीपोलर चाहता है। वह विश्व में आर्थिक रूप से नंबर 2 विश्व गुरु बनता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये लोग अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं। जी। हसन नसरुल्लाह और उनके जो कजन थे, जिनको बाद में हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, हासिम सफीउद्दीन, उनका अंतिम संस्कार, उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा अगले महीने 23 फरवरी को। इतने दिनों बाद क्यों किया जा रहा है, और इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है कि खुले में किया जाएगा, लोग आएंगे हजारों की तादाद में? क्या शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है? निश्चित रूप से एक तो शक्ति प्रदर्शन भी है, नंबर 2 पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम टूटे नहीं हैं। ठीक है, हमारे नेतृत्व मारे गए हैं। मैं अपने कई अन्य साथियों से बात कर रहा था जो मिडिल ईस्ट में खास ध्यान रखते हैं, जी। कि जिस तरह से आईडीएफ ने सोचा था कि इनके टॉप लीडरशिप को खत्म करके, यहां तक कि ईरान तक में भी इन्होंने हमला कराया, यमन में भी जो एक दो कोशिश की थी लेकिन यमन में कोई खास इनको नहीं मिला, लेबनान में सफलता मिली है, और हमास के अगेंस्ट तो पता ही है। इसके बावजूद ये जितने रेसिस्टेंस फोर्सेस है, सीरिया के अंदर में क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इराक में ये लोग हैं, और अपने आप को विड्रॉ करके, अंडरग्राउंड होके करके, और जहां इनका डिप्लोमेटिक प्रोपेगेंडा है उसको ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। और यह एक प्रशंसनीय काम ये है कि पूरे का लक्ष्य यदि यह बनता है कि हम पैलेस्टीन की को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखना चाहते हैं, तो यह जी। एक सराहनीय कदम है। जी। लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका जाने से पहले जो बयान दिया, और उसमें कहा कि मैंने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल डाला है, तो उसका मतलब क्या है कि हिजबुल्लाह पीछे हटा दिया है? बशर अल असद के भागने के बाद उसने बफर जोन पे कब्जा कर लिया है सीरिया में, और आगे घुसते हुए और गाजा को तो तबाह कर ही दिया है। वो कहना क्या चाह रहा है कि हम ट्रंप के साथ मिलकर कोई बड़ा काम करेंगे, और उधर जंगबंदी की जो बातचीत है दूसरे चरण की, जो होनी थी दोहा में, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी है, हो नहीं रही है। इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर ने बाय द वे अपनी बताने के लिए कि हम भी कुछ कर रहे हैं, कहते हैं कि उनके पास बहुत बड़ा नक्शा तैयार है कि हम्म। गाजा को फिर से बनाया जाए, और बिना गाजा वासियों को वहां से हटाए हुए अमेरिकी की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक इसराइल के अंदर की बात है, वहां की मीडिया में देखें, छोटा मोटा जो झलक हमें आता है, वहां लोगों की देखें, उन लोगों को के नजर से, उन लोगों के नजरिए से, उनके कमेंट से साफ नजर आ रहा है कि उन्हें यह लग रहा है कि भले ही हम ना जीत हारे हों, लेकिन हम जीते नहीं हमास के खिलाफ। ना हम हम्म। हमास को खत्म कर पाए हैं, ना हम क्षेत्र को बदल पाए हैं। जो सीरिया में हुआ ठीक है, वो क्या अमेरिकी मदद से वगैरह हुआ है, लेकिन वहां भी आगे किस ढंग से आगे बदलता है वो देखने की बात है। आज नहीं तो कल फिर सीरिया की जनता खड़ी होगी, और ये जितनी भी चमचागिरी कर ले वहां के नए राष्ट्रपति, अमेरिका और इसराइल की और सऊदी अरेबिया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। और पूरे मिडिल ईस्ट में तब तक शांति नहीं होगी जब तक कि एकमात्र उसका वही है,
टू स्टेट थ्योरी यानी पैलेस्टीन को स्वतंत्र ना बनाया जाए। और नेचुरली ये पूरी कोशिश करेंगे नेतान्याहू दिखाने के लिए भैया अब हम अमेरिका जा रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट के नक्शा बदल दी है। कितने दिनों के लिए देखने की बात है। मेरी नजर में मिडिल ईस्ट का नक्शा नहीं बदला है, वैसे ही है जैसे पहले था। भले ही तुम्हारे बंदे तुम्हारे एजेंट वहां घुसे पड़े हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन वहां की जनता देख रही है। विद्रोह और विरोध होना शुरू हो गया इजिप्ट में भी और अन्य देशों में भी। बिल्कुल सही। सवाल यही होता है कि लोग बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो अपनी नजर अपनी मंजिल पर रखते हैं तो रास्ते के भटकाव उनको कभी भी दूसरी ओर नहीं ले जा पाते हैं। ये हमास हो, हिजबुल्लाह हो और तमाम जितने भी प्रतिरोधक जितनी भी रेजिस्टेंट फोर्सेस हैं, उन्होंने ये दिखाया भी है और आगे भी शायद ये इस पर ही अडिग रहेंगे। या नेतन्याहू अपने मकसद में किस तरीके से आगे कामयाब हो पाए ट्रंप के साथ मिलकर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।